जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 4000 ओनली 4000 सीट है सर, हम अपना कैसे सिलेक्शन इंश्योर करें। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, साइंस 25 क्वेश्चंस मिनिमम और ये 28 क्वेश्चंस तक आपके पूछे गए, प्लस करंट और प्लस आपका स्टैटिक जीके। हर एक चीज हम आपके सामने इस प्रकार से रखने वाले हैं कि आप इस एग्जाम को निकालोगे नहीं, वेल्ड प्रिपेयर्ड होके आप जाओगे और निकालने के साथ साथ एक अच्छा स्कोर भी करके आओगे, ताकि जब बाहर आओगे आप कंफर्म रहोगे कि आपका हो रहा है सिलेक्शन और पूरी मेहनत से आप फिजिकल में लगोगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में 2 से 3 आपको लेंसेज पे, मिरर पे आपको क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं। आपका क्या एनसीईआरटी के जो कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमने बहुत ही बारीकी से कराया है, हमने आपको करवा दिया है, अभी हम आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ठीक है, बस उसको आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए कमाल, उसके बाद जो करंट अफेयर्स हम जिस तरीके से आपको करवा रहे हैं, स्पेशली साइंस का तो हम आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा चीज हम आपको यहां करवा दे रहे हैं। स्टार्ट करें, पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नीचे श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक होगा, अगर अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करे हो कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो, पीडीएफ टेस्ट सब चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक मतलब जिल है, जोश है, सर बस बहुत हुआ, अब इस बार मुझे सिलेक्शन ले लेना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पीवाईक्यू हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, चाहे वो दरोगा में पूछा गया हो, बिहार पुलिस में पूछा गया, हर एक चीज, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, और दरोगा मेन से चाहे आप आगे वाला दरोगा देने वाले हो, बीएसएससी, हर एक चीज। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, कल 20 क्वेश्चन किए थे, उसका आगे का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ 21 से एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, यहाँ हमने 1-2 कर दिया है। चलिए सबसे पहले ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओडोमीटर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है कि ओडोमीटर जो है किस चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, इसको सबको पता है। जो ओडोमीटर जो होता है, एक होता है आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, और एक होता है आपका ओडोमीटर। तो दोनों जो देखोगे, आपका जो नया वाला जो आजकल जो गाड़ी आ रहा है, चाहे 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, दोनों उसमें रहता है। तो स्पीड को नापने के लिए क्या होता है, स्पीड को नापने के लिए होता है उसमें आपका क्या होता है, स्पीड को नापने के लिए उसमें होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर, ठीक है, ये तो सबको पता होगा स्पीडोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस को नापने के लिए जो होता है वो होता है आपका ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। तो डिस्टेंस को नापने के लिए क्या होता है, आपका ओडोमीटर होता है। अब कल हमने जो करवाए थे, क्विक रिवीजन कीजिए, देखता हूं कितने लोगों को हर चीज वो याद है। सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे पारासेक होता है। क्या होता है, पारासेक होता है, ठीक है, क्या होता है, पारासेक, पहला पॉइंट। दूसरा अगर पूछा जाएगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, पहले तो यही पूछ लिया जाता है, पारासेक हो, लाइट ईयर हो, ये सब किसका यूनिट है, तो दूरी का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो आपका पैरासेक है, ठीक है, क्या है, आपका पैरासेक है। दूसरा आपको पूछा जाएगा लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो आप बोलोगे एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर, ठीक है, क्या बोलोगे, 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर या 10 टू पावर 15 मीटर में अगर लिखेंगे। वहीं अगर पूछा जाएगा कि 1 पैरासेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है, तो आप बोलोगे 1 पैरासेक इक्वल टू होता है आपका 3.26 लाइट ईयर होता है। यही क्वेश्चन जस्ट घुमा के पूछ लिया कि 1 पैरासेक को किलोमीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 पैरासेक को जो किलोमीटर में लिखते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 13 किलोमीटर लिखते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। और एक होता है आपका खगोलीय दूरी, बोलते हैं ना खगोलीय दूरी, तो एक खगोलीय दूरी या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है, तो आपको याद रखना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय दूरी जो होता है ये होता है आपका 1.4 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर, ठीक है, तो ये सब याद रखना। 1 पैरासेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर या 3 इंटू 10 टू पावर 13 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर या मीटर में देगा तो 10 टू पावर 15 मीटर। 1 खगोलीय दूरी या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.4 इंटू 10 टू पावर 8
किलोमीटर, ठीक है। लाइट ईयर को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये कल का कुछ डिस्कशन था जो कि बार बार पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहां करवा दिया। आगे आइए, ये है आपका, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, बस एंगल चेंज कर लिया गया है। बिहार पुलिस का पेपर उठा के देखिएगा 2025 वाला, ठीक है। अब सेम क्वेश्चंस आपको दरोगा मेंस में भी पूछा जाएगा, दरोगा में भी पूछा जाएगा, आगे जो भी आपका एग्जाम है। देखिए कि दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं। समांतर हो गया दैट मींस पैरेलल। मान लीजिए दो पैरेलल, अगर सिंपल है, दो पैरेलल अगर आपका मिरर रख दिया गया है तो उसमें कितने इमेज बनेंगे ये पूछा गया है। देखिए एक बार आपको पूछ लिया था पैरेलल है, एक बार पूछ लिया कि दो जो आपका मिरर है, दो आपका दर्पण है जो 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। दोनों क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ इमेज, अब ध्यान से देखिए इसको क्वेश्चंस को करना कैसे। देखिए नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हमेशा याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज जो बनता है ये होता है 360, क्या होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। अब देखो दो पैरेलल है मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 360 बाई क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। और हमने आपको बताया है बहुत बार एप्टीट्यूड में कि 1/0 जो होता है ये इंफिनिटी होता है, ठीक है। और 0/1 जो होता है ये 0 होता है। 1/0 इंफिनिटी, 0/1 0, ठीक है। तो 360 बाई थीटा हो गया, 360 बाई थीटा। तो थीटा की जगह हमने यहाँ 0 लिख दिया, ये क्या है आपका 0। तो किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाएगा तो इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी से माइनस कुछ भी करोगे वो हमेशा इंफिनिटी ही रहेगा। तो मतलब क्या होगा, अनंत, अनंत बनेगा, एकदम इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि दो मिरर है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, तब कितना आपका इमेज बनेगा। तो देखिए कितना इमेज बनेगा 60 डिग्री के। यहां क्या था, दो समांतर दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बनता है। एक बार पूछ लिया कि दो आपका दर्पण है जो 60 डिग्री के एंगल पे दोनों मिला के रखा हुआ है, तो कितना उसमें प्रतिबिंब इमेज बनेगा। तो फिर से लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे 360, यहां क्या लिखेंगे थीटा माइनस 1। 360 क्या है आपका 360 थीटा का जगह 60 आप लिखोगे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो 360, बेहतरीन है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। 60 माइनस 1, आप देखो 60 6 6 6 36, यहाँ 6 आएगा, 6 माइनस 1 आपका आ जाएगा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल में करा रहा हूं ये सब आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ने में हेल्प करेंगे। वो रट रहे हैं इन चीजों को, बट आपको समझना है। और साइंस ही है जो आप देखो, अगर मान लो कि 60-65 नंबर आपको मैक्सिमम लाना है, ठीक है, तो अगर आपका साइंस स्ट्रांग है, अगर आपने ड्रीम ग्रो से साइंस किया हुआ है, अभी हमने आपका ये क्लास 10 का एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर दिया है, देखना उससे कितने अभी बेहतरीन क्वेश्चंस में अभी आपको दिखाऊंगा, जो डायरेक्टली जो मैंने आपको एनसीईआरटी समझाया है श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, उससे क्वेश्चंस पूछे गए। अभी आइए, अब ये क्वेश्चन कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पावर भी निकालना था, ठीक है, यहाँ पावर भी निकालना है। एक में तो ये पूछ लिया था और एक में पावर पूछ लिया कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा, ठीक है। देखो 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, उत्तल मतलब होता है कॉन्वेक्स, 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस को सटाकर रखने पर संयुक्त लेंस किस प्रकार का कार्य करेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो सुंदर है ना। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, एक है आपका कॉनकेव लेंस दैट मींस अवतल लेंस, और दोनों को मिला दिया गया है, सटा दिया गया है। अब बताओ वो लेंस किस तरीके से काम करेगा। बट इसको करने से पहले आपको एक सिस्टम समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात करते हैं, उत्तल लेंस का बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और जब हम लोग, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, दैट मीन्स आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक होता है कॉनकेव दैट मीन्स अवतल। अवतल कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये क्या होता है, अभिसारी होता है, ये अपसारी होता है, दैट मीन्स ये कन्वर्जिंग होता है और ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो इस चीज को करने के लिए, क्योंकि डिटेल में हम समझाए हुए हैं कि जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से याद रखना हमारे आंखों में कौन सा लेंस है,
तो कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छे से याद रखना। और ये क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, अभिसारी होता है, ठीक है, और वो अपसारी होता है। ये कन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, अभिसारी होता है, वो अपसारी होता है। ये सब वन लाइनर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो पूछा जाएगा जो कॉन्वेक्स लेंस है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब कैसे क्या होगा ये समझा चुका हूं, अभी याद रखना फोकल लेंथ जो होगा इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा, फोकल दूरी जो होगा ये नेगेटिव होगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट बना दे कि आपका डॉक्टर जो है प्लस, ठीक है, 1.5 डी का, ठीक है, प्लस 1.5, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, प्लस 1.5 डी, डी मतलब होता है डायोप्टर, डायोप्टर जो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का आपका यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। तो मान लो आपके डॉक्टर ने लिखा प्लस 1.5 डी, जैसे मुझे ये लगा हुआ है, ठीक है, मेरे चश्मा में लिखा हुआ है प्लस 1.5 डी, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्केव लेंस होगा कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, मतलब अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट मींस क्या है आपका, ये उत्तल लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब सर ऐसे आपने कैसे बोल दिया, क्योंकि पावर का आपको फॉर्मूला याद रखना है, एकदम दिमाग में छाप लो एकदम। पावर ऑफ द लेंस जो होता है ये होता है 1/f। किसी भी लेंस का पावर अगर हमें निकालना है तो 1/f, और f जो होता है आपका फोकल दूरी होता है, और ये जो होता है हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो भी मैंने समझाया यहां याद रखिएगा, ठीक है। यहां से आपने क्या समझा, सबसे पहले ये समझा कि जो उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस पे, क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, कॉन्केव मतलब अवतल, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया गया है। तो जब भी दो लेंस को ऐड किया जाता है तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, 1/f इक्वल टू होगा 1/f1 प्लस 1/f2। मैं मान लेता हूं ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉन्केव है। पहला वाला उत्तल है और उसके बाद ये वाला आपका अवतल है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये है 1/f1, 1/f1 मतलब एक 1/10 प्लस 1/ क्या है 20। अब यही उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था, यहां 20 है तो आप डायरेक्टली 20 नहीं लिखोगे, -20 लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहां कॉन्केव लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, तो यहां हो जाएगा -20। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, नीचे आप क्या लोगे, एलसीएम 20 लोगे, ठीक है, 20 लोगे एलसीएम, यहां आ जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा, और यहां माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब 1/20 आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/20, ठीक है। दैट मीन्स f कितना आ जाएगा आपका 20। अब देखो अगर आपका फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आया है तो मेरे दोस्त बोलो, फोकल लेंथ अगर आपका पॉजिटिव आया है दैट मीन्स आपका जो लेंस है वो क्या है, वो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां क्या लगा दोगे, कॉन्वेक्स लेंस कहां लिखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस, तो आपका कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। ये सब चीज याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलोगे, हमारे आंखों में कौन सा लेंस, मेरे साथ रिपीट करो, हमारे आंखों में कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, आपका अभिसारी लेंस जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, याद रहेगा आपको। दूसरा जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप देखते हो, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहां जो ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया, अब इसका पावर आपको निकालना है, क्योंकि इसमें सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, यहां से बस इन्होंने कर दिया कि ये इतना है, ये इतना है। अब इसका पावर निकाल के दिखाओ, पावर क्या होता है 1/f। f मेरा कितना आया है 20 सेंटीमीटर,
बट एफ हम हमेशा लेते क्या है, मीटर में। तो 20 को अगर मीटर में करना है तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 0.2 मीटर। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, 4000 सीट है, ठीक है, सब पता है, सब क्या पढ़ के जाएंगे, आपको वो पढ़ के जाना है जो हम यहां बता रहे हैं, ठीक है, और जो आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में दिया जा रहा है, बूम, ठीक है, आपका सिलेक्शन। अब देखो P इक्वल टू 1/f आ गया, उसके बाद f का वैल्यू क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे, 0.2, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, 10/2 आ जाएगा 5। 5 क्या लिखोगे, डायोप्टर, डायोप्टर, पावर ऑफ द लेंस डायोप्टर। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा तापमान का इकाई नहीं है। कल बहुत ही अच्छे से हमने ये सब चीज किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें से कौन सा नहीं है। तो कैंडला जो है, कैंडला, ठीक है, कैंडला जो है, ये कैंडला जो है आपका नहीं है, ये ज्योति तीव्रता का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, आपका कैंडला होता है, ठीक है। एक और ये एक 7 जो हमारा मूल इकाई है, उसमें एक इकाई आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है, ज्योति तीव्रता भी होता है, ठीक है। ये एक हमारा फंडामेंटल यूनिट है। अब यहाँ आइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब देखिए सेल्सियस, सेल्सियस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। सबसे पहले तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन याद रखिएगा, F-32/9 इक्वल टू C/5। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, F-32/9 इक्वल टू C/5। ऊपर से याद रखना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है किस वैल्यू पे सेम होंगे, तो -40 जो होता है उस पे क्या होता है, ये दोनों सेम हो जाता है। फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। फ़ारेनहाइट स्केल से पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है उसमें टोटल डिवीजन कितना होता है, जैसे कि सेल्सियस में 0 से 100 होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो जमता जो है कितने पे जमता है, तो आपने सुना होगा 0 डिग्री पे जम जाता है, और जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो बॉयल होने जाता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो टोटल 100 उसमें डिवीजन होता है सेल्सियस में। उसी प्रकार से इसमें कितना होता है फ़ारेनहाइट में, तो आपको अच्छे से याद रखना 180 डिवीजन होता है। ये जो स्टार्ट होता है ये 32 फ़ारेनहाइट से होगा और ये जाएगा 212 फ़ारेनहाइट तक जाएगा। 32 फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमेशा याद रखना केल्विन है। क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा एक स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, वो है आपका केल्विन, वो है आपका केल्विन, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा। उसके बाद है Which two physical quantity have the same SI unit, ठीक है, किन दो भौतिक राशियों का SI मात्रक जो है समान है, ठीक है, SI मात्रक समान। अब जल्दी से बताइए किसका है। सबसे पहले हम लोग बल का देखते हैं, बल दैट मीन्स फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसका जो हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, ठीक है, न्यूटन लिखते हैं। उसके बाद क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, V/t, V/t, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, LT-2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है आपका क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों तो अलग होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद है वेलोसिटी एंड स्पीड, आपको पता है वेग और चाल दोनों का क्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो होगा मीटर पर सेकेंड होगा, चाहे आपका वेलोसिटी बोलेगा चाहे आपका स्पीड बोलेगा। वेलोसिटी मतलब होता है वेग, स्पीड मतलब होता है चाल, और इसका जो यूनिट होता है दोनों का मीटर पर सेकेंड, आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ ये याद रखना है वेलोसिटी जो है आपका एक सदिश राशि है, दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर जो स्पीड जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी, एकदम छाप लेना, ये है आपका वेक्टर सदिश है, ये अदिश है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, और दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद है आपका वर्क एवं
कार्य। वर्क मतलब होता है, वर्क क्या होता है, वर्क मतलब आपका वर्क, वर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अगर मैं लिखूं तो ये होता है FD, ये होगा न्यूटन मीटर, ठीक है, ये न्यूटन मीटर होता है। और दूसरा क्या है, पावर, पावर, पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, W/T। ये सब चीज मैंने आपको करवाया था। पावर को कैसे लिखते हैं, अरे बोलो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कार्य करने का दर, तो उसको क्या लिखते हैं, पावर। पावर क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन, वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्क। वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, पावर को हम लोग जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और ये पावर और आपका जो वर्क है ये दोनों अलग है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होगा, ठीक है। क्या होगा, मीटर होगा, आपको अच्छे से याद रखना है, क्या होगा, मीटर होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीटर होगा। पर डिस्प्लेसमेंट दैट मीन जो विस्थापन है, ठीक है, जो आपका विस्थापन है वो आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो आपका डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये भी सही होगा, दोनों का यूनिट सेम है। और दूरी और विस्थापन का भी, तो मतलब B और C दोनों सही है, ठीक है। याद रहेगा ये सब चीज। चलिए अब एक चीज जो मैं यहां आपको समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, वर्क का अगर हम लोग बात करते हैं, एकदम समझ लेना ये, ठीक है। वर्क का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये क्या है, फोर्स दैट मीन्स आपका बल, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स आपका विस्थापन, और कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल बनेगा। जैसे कि ये देखिए, ये है आपका रिमोट है, इसको हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, तो फोर्स दे भी रहे हैं, ऐसे दिए तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है। तो फोर्स भी दे रहे हैं जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, कोई एंगल नहीं। मान लो ये तुम्हारा कोई चीज है, ठीक है, अब फोर्स भी तुम इधर ही दे रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, नहीं है, कोई एंगल नहीं है। तो यहां जो हो जाएगा आपका, ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos थीटा अगर 0 है तो वैल्यू कितना आता है, 1। तो याद रखिएगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क आपको पूछेगा वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपको 2-3 आपका स्टेटमेंट बना के फॉर्म कर दिया जाएगा। कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ध्यान से समझना है, ये कोई गाड़ी है, बस है, ठीक है, बस है। बस किधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर इधर, ठीक है। और गांव का एक बच्चा, आपके गांव का, हमारे गांव का, वो है शक्तिमान, वो खींच रहा है इधर, ठीक है। गाड़ी जा रहा है उधर, खींच रहा है इधर, गाड़ी जाएगा किधर, गाड़ी जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा इधर रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, मतलब एंगल दोनों में कितना बन रहा है। तो आप बोलोगे सर एंगल तो 180 का बन जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो कॉस, आपको पता है कॉस अगर 180 लिखते हैं तो कितना आता है आपका, -1 आ जाएगा। अरे ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, ASTC, ठीक है। तो 90 में क्या होता है, साइन एंड कोसाइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो 90 + 90, ठीक है। तो यहां जो आपका आ जाएगा ये -FD आ जाएगा, माइनस, क्योंकि cos 180 क्या होता है, -1 हो जाएगा, -FD आ जाएगा। तो यहां से आपने ये समझा कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और आपका 0 भी हो सकता है। अब बोलो कैसे, अब देखो, ये कोई आदमी है, ठीक है, मान लो कुली है, ठीक है, अपने सर पे कुछ उठाया हुआ है, ठीक है, और ये आगे बढ़ रहा है। अब देखो उसने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो जा कहां रहा है, इधर जा रहा है। फिर से ये कोई, ठीक है, कुली है, ठीक है, ये अपने सर पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो फोर्स कैसे लग रहा है, सर ऊपर की तरफ, मतलब ये है, ठीक है,
फोर्स ऊपर की तरफ, अपना माथा ऊपर लगाया तब ना वो अटका हुआ है, चाहे वो जो ऊपर से उसको फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बट ये चल कैसे रहा है, तो चल ऐसे रहा है, फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 अगर हम लोग यहाँ थीटा अगर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपको ये समझ के रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे कि वर्ग जो है 0 भी हो सकता है, वर्ग आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्ग आपका नेगेटिव भी होता है। इट्स ऑल डिपेंड कि फोर्स आप कहां लगा रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका कहां हो रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि वर्ग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, तो आप बोलोगे ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। याद रखना, ये 5-6 क्वेश्चन इससे प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसका बाकी डी और बी जो हो जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, इसका बी और सी दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। मैंने अभी बताया था टोटल जो हमारा फंडामेंटल यूनिट कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 है। सबसे पहला क्या है, अगर 7 बस आपको याद होना चाहिए। पहला है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, जिसको आप किस में नापोगे, मीटर में, ठीक है। दूसरा है आपका मास, दैट मीन्स द्रव्यमान, मास, मास यानी कि द्रव्यमान, उसको कैसे नापोगे, केजी में। उसके बाद है आपका टेम्परेचर, तापमान, तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, केल्विन, ठीक है। मास का केजी, ये सब ऐसा यूनिट है। लेंथ का मीटर, 3 हो गया। 4 करंट, विद्युत धारा, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, याद रखा। करंट का क्या होगा, एम्पेयर, एम्पेयर में इसको हम लोग नापते हैं, ठीक है। 4 हो गया। 5वां में याद रखना, पदार्थ का मात्रा, क्या बोला जाता है, पदार्थ का मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसी को बोला जाता है पदार्थ का मात्रा, जो कि नापा जाता है मोल में, MOLE, मोल। और एक आपने और सुना होगा आपका ज्योति तीव्रता, जिसको बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का जो होता है, ये होता है आपका कैंडला, ठीक है। कितना हो गया, मीटर, किलोग्राम, और एक होता है आपका 6 हो गया, और एक होता है आपका टाइम, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो याद रखना ये सब। सबसे पहले लंबाई, लंबाई का होता है आपका मीटर, उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है केजी, टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है आपका केल्विन, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम, टाइम का होता है सेकंड, करंट, करंट का होता है एम्पेयर, पदार्थ की मात्रा, उसका होता है आपका मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, उसका होता है आपका कैंडला, ठीक है। तो ये 7 है जो आपको याद रखना है, इसी से मिला के फिर से क्या होता है, बाकी सब बनता है। तो मूल इकाई हमारे कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, तो 7 है। मीटर है, जिसको हम लोग लेंथ में नापते हैं, किलोग्राम जो कि आपका मास द्रव्यमान का है, सेकंड जो कि आपका टाइम का है, ओम जो है नहीं है। ओम किसका यूनिट है, तो ये जो है आपका किसका यूनिट है, तो रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कोई भी आपको लग रहा होगा ना क्या ही है, एग्जाम में यही कंफ्यूज कर देगा। अगर मैं 5 दिन 10 दिन के बाद कुछ क्वेश्चन इससे बना दूं, आपको याद नहीं रहेगा और आप गलत कर दोगे। तो याद रखना, आंख बंद करो और 7 को याद करो कि क्या क्या आपका मूल इकाई है, उसका यूनिट क्या है, जल्दी से याद करो, ठीक है। उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर और फ्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ये है 1.38 10 टू पावर -34, ठीक है। ये उसके बाद है 6.6 10 टू पावर आपका -34 जूल सेकेंड, और 8.314 मूल केल्विन, या 6.02 10 टू पावर 23, ठीक है। अब इसमें तीनों ही मैंने रख दिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बात करते हैं, ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, आपको याद रखना है, ये होता है 1.38 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, -23 जूल पर केल्विन,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें माइनस क्योंकि टाइप करने में ये होता है ना। ठीक है, ठीक है, सही है। 1.38 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसका जो हो जाएगा ये, एक होता है फ्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? फ्लैंक कांस्टेंट। अब देखो फ्लैंक कांस्टेंट जो होता है इसको लिखा जाता है 6.62, जहां जो जिस तरीके से मैं बोलूं याद रखना। ठीक है, 10 टू पावर 34 जूल सेकेंड याद रखना। कहीं कहीं आपको लिखा आएगा फ्लैंक कांस्टेंट का 6.6 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड लिखा हुआ आएगा, और कहीं कहीं इसको ही आपको लिख देगा 6.62 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, 6.6 10 टू पावर 34 आपका इसका जो आ जाएगा आपका, हाँ, जूल सेकेंड को उन लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहीं कहीं आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के फॉर्म में भी आपका लिखा हुआ आएगा। तो याद रखना जूल सेकेंड को, इसको मैं कन्वर्ट करके भी दिखा सकता हूं, आगे दिखा दूंगा। ठीक है, कि जूल सेकेंड को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये जो है आपका, याद रखो, मेरे साथ बोलो, आपका फ्लैंक कांस्टेंट क्या हुआ? 6.62 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, जूल सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? 1.38 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और एक होता है आपका एवागाड्रो नंबर। एवागाड्रो नंबर आपका पूछा जाएगा कि एवागाड्रो, ठीक है, एवागाड्रो, ठीक है, एवागाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होगा? एवागाड्रो का नंबर तो याद रखना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, क्या है? 6.022 10 टू पावर 23। तो याद रखना ये है 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या 6.62 10 टू पावर माइनस 34 आपका मीटर, आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर से बोल्ट्ज कांस्टेंट का पूछेगा तो 1.3 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और एवागाड्रो का वैल्यू जो अगर पूछेगा, एवागाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.022 10 टू पावर 23। याद रखना ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सही करके आना है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको निकालने के लिए आएगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला को बोला जाता है विमेय समीकरण। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला निकालने के लिए होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रेशर का भी पूछा गया था आपके पेपर में। प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, प्रेशर मतलब दाब, इसका भी हम बताएंगे। देखो जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे मुझे किसका निकालना है? फोर्स का, तो खैर ये तो इजी है, 2025 में पूछा। देखो फोर्स मतलब बल, इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना आपका एक्सेलरेशन। देखो तो द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं एम से। ठीक है, एम से ही लिखते हैं। अगर लेंथ आ गया, लेंथ लंबाई, तो लंबाई को हम लोग लिखते हैं एल, टाइम को लिखते हैं हम लोग टी। तो याद रखना एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम। अब देखो ये मास है, मास को तो कुछ नहीं है तो हम लोग एम ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई मास में इससे कुछ नहीं है। बट जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसे आता है? एक्सेलरेशन जो आता है, त्वरण जो आता है, वो v बाई टी से आता है। आप बोलोगे सर v क्या है? v मतलब वेलोसिटी, वेग, और t मतलब होता है टाइम। अब बोलोगे सर ये वेलोसिटी फिर किससे आता है? तो आपको मैंने बताया वेलोसिटी, वेग जो आता है ये आपका आता है डिस्टेंस बाई टाइम से, दूरी बाई समय से। तो देखो v के जगह फिर से ये लिख सकते हो, v के जगह ये लिख सकते हो ना, तो यहां लिखोगे d। ठीक है, ये वाला मैं चेंज कर रहा हूं, v के जगह क्या लिखोगे? d, और नीचे एक t था, एक t और आ गया, तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये d का क्या है? d मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप कैसे लिखते हो? l से लिखते हो, बहुत ही तोड़ के बता रहा हूं। ठीक है, और t को कैसे लिखते हो? टाइम है तो टाइम t स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? फोर्स है, फोर्स को, मास को क्या लिखोगे? मास। एक्सेलरेशन क्या आया? l बाई टी, l को l लिखोगे, t नीचे है ऊपर आएगा तो -2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो जो फोर्स का जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो mlt-2। अब जो मैं आपको यहां बता रहा हूं ध्यान से याद रखना, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है डायरेक्टली, जैसे कि एक्सेलरेशन का, त्वरण का क्या होता है? अगर मैं बोलूं त्वरण का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है lt-2। अगर मैं फोर्स का बोलूं कितना होता है, तो mlt-2।
ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलूं कि वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी मतलब आपका वेग का क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे LT-1। और ये सब कहाँ है, ये सब फॉर्मूला से आ रहा है। अब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं अभी आपको बताता हूं। देखो ये 3 का बस आपको याद रख लो अभी के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। फोर्स का क्या होता है MLT-2। वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। अब ध्यान से समझो, देखो जैसे कि आया था आपका प्रेशर का, किसका, प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर यानी दाब। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, बल बाय क्षेत्रफल। अब देखो अगर मुझे पता नहीं है कि फोर्स का क्या होता है तो अब मैं क्या करूंगा, फिर फोर्स का निकालूंगा, फिर ये करूंगा। फोर्स का मुझे पता है डायरेक्टली, ठीक है, वो क्या होता है एल टी, एल टी। फोर्स का क्या होता है MLT-2, ये होता है आपका फोर्स का, ठीक है। और एरिया, एरिया मतलब क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब क्या होता है लंबाई इंटू लंबाई, से हमें क्या मिलता है एरिया मिलता है। तो एरिया की जगह हम लोग क्या लिखेंगे L²। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक L से ये तो पावर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ML-1T-2। तो ये जो है आपका किसका है, आपका प्रेशर का है। तो प्रेशर का विद इन ए सेकेंड आप निकाल सकते थे, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का मुझे पता है MLT-2, एरिया जो होता है वो L² होगा। इसको सॉल्व करेंगे ML-T-2, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से डायमेंशन किसी का भी बोल दे, ठीक है। मान लो इंपल्स का बोल दे, इंपल्स का पूछा गया था, इंपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं जल्दी कमेंट करो। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है FT होता है, ठीक है, फोर्स सेकेंड, ठीक है। इंपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं वेग, इसको संवेग, अब दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इंपल्स अब मुझे नीचे कमेंट करो। देखो इसको चलो हटाओ, इतना अभी समझ के रखो नहीं तो लेट, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, करवा देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा करवाएंगे, ठीक है, कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो तो बताओ। फोर्स का तो खैर आपने समझ गया होगा, ठीक है। फोर्स यहां निकालने के लिए तो एम कहां गया फोर्स का, इसमें है MLT-2, कहां दिख रहा है आपको, हाँ ये है, ये वाला MLT-2, तो ये वाला C इसका आंसर हो जाएगा। ये बताओ क्या है, हाँ दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको सिंपल सा ये लगाना चाहिए, ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र त्रिज्या के बीच संबंध। कितना सुंदर से मैंने करवाया, ये सब बहुत अच्छे से मैंने क्लास में करवा दिया, ठीक है। एक पॉइंट में आप यहां नहीं होगा, संबंध में F=R/2 किन दर्पण के लिए मान्य है। मतलब ये बोला है, ठीक है, कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा दुगना होता है फोकल दूरी का। ये किसके लिए वैलिड है, आपका केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, या दोनों के लिए, या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए। तो हमने बहुत अच्छे से समझाया ये क्या होगा आपका दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं इस तरीके से अवतल ध्रुव करता हूं, मतलब अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव, ठीक है, यहां से सेंटर से इस तरीके से पास करता हूं, ये है पोल जिसको आप बोलते हो ध्रुव, ठीक है। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता पूरा का पूरा जो ये क्या है एक स्पेयर है, ठीक है, एक गोला है, गोला का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो है आपका ये बीच में होता है ध्रुव, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है आपका फोकल दूरी, ठीक है। और ये जो फोकल दूरी जो होता है ये होता है आपका R, और यहां से यहां तक का जो होता है ये होता है F, ठीक है, और ये फोकल पॉइंट, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा दुगना होता है आपका फोकल दूरी का। हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमेशा क्या होगा दुगना होगा आपका फोकल लेंथ का, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होगा आपका हमेशा दुगना होगा फोकल दूरी का, चाहे वो किसी भी हो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। बहुत सारा चीजें इसमें हमने सिखाया आपको।
ये देखिए क्या पूछा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरती है। मुख्य अक्ष मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से प्रवर्तन के, प्रवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है। यह है आपका अवतल दर्पण, यह है आपका मुख्य अक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यह है आपका पोल जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यह है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यह है आपका फोकस। तो अगर कोई चीज प्रिंसिपल, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये लंबा वाला जो क्या प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के अगर इस तरीके से कोई अगर किरण आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, इसके पैरेलल अगर कोई भी किरण आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगा, तो ये फोकस से पास हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कहां हम ऑब्जेक्ट को रखें, वस्तु को रखें, ठीक है, कि जो मेरा इमेज है प्रतिबिंब जो है उसी साइज का बनेगा, तो हम लोग फोकस पे नहीं रखेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग रखते हैं, वक्रता केंद्र पे अगर हम लोग रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पे अगर हम लोग रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के वस्तु का, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना उसका खुद का साइज है, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा कि कहां से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। सो थैंक यू सो मच। 10 क्वेश्चन हमने आपके साथ एनालिसिस किया, कोशिश रहेगा कि कम से कम 20 किया जाए, बट इसमें भी 40 मिनट लग गया। सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं, बट टोटल देखोगे तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस हमने आपके साथ एनालिसिस किया, प्लस चीजों को हमने कंसेप्ट के साथ आपके सामने रखा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।